अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने HTML टेबल एलिमेंट को कवर किया था। आज हम कुछ नए HTML एलिमेंट्स को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये 003.html फाइल क्रिएट की थी। इस वीडियो के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम रखते हैं 004.html। हम इस पेज में सबसे पहले तो एक HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और इस पेज को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला एलिमेंट हम कवर करेंगे वो HTML लिस्ट है। तो दोस्तों, HTML में हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट अवेलेबल हैं। पहली लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट आती है और तीसरे नंबर पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। तो इनमें से पहली 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा यही लिस्ट यूज़ होती हैं। तो हम इन्हीं 2 को इस बेसिक ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? एक बुलेटेड लिस्ट होती है जिसमें लिस्ट आइटम्स नंबर्ड नहीं होते। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने का तरीका ये है कि हम एक UL का एक टैग ओपन करते हैं जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसे क्लोज करते हैं। इसके चिल्ड्रन एलिमेंट्स हमारे लिस्ट आइटम्स होते हैं और लिस्ट आइटम का एलिमेंट हमारा LI का एलिमेंट कहलाता है। इस लिस्ट आइटम का चिल्ड्रन कोई भी टेक्स्ट या कोई और HTML एलिमेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे कि माय फर्स्ट लिस्ट आइटम। तो मैं इसी एलिमेंट की एक कॉपी बना लेता हूँ और इसे कह देता हूँ माय सेकंड लिस्ट आइटम। तो दोस्तों, हम पेज को सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर विजिबल है। हम इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 2 लिस्ट आइटम्स हैं। तो दोस्तों, वापस चलते हैं अपनी एडिटर की स्क्रीन की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हमें पता चल सके कि ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके बाद हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। तो मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ और इसे कह देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसका जो टैग है वो OL से रिप्रेजेंट होता है जिसका मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। और इस पेज को हम सेव करते हैं और वापस चलकर देखते हैं अपनी ब्राउज़र विंडो की तरफ। अगर हम इस पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर विजिबल है। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस सिर्फ इस OL टैग का है और उसके बाद लिस्ट आइटम्स उसी तरह लिखे जाते हैं जैसे कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में। दूसरा डिफरेंस जो विजिबली आपको नज़र आ गया होगा वो ये कि इसके लिस्ट आइटम्स को यहाँ पर नंबरिंग मिल गई है। तो दोस्तों, अगला एलिमेंट जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है फॉर्म का एलिमेंट और इसके लिए मैं एक नया पेज क्रिएट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस पहले पेज को रीनेम करके 004-1.html कर देता हूँ ताकि हमारा ये कोड ऑर्गेनाइज रह सके और इसकी कॉपी बना के इसको नाम दे देता हूँ -2.html का और इस पेज का कंटेंट मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों, फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट HTML एलिमेंट है और जब भी आपने अपने यूज़र से कोई डेटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म या साइन अप फॉर्म। और किसी किस्म का डेटा भी अगर आपने अपने यूज़र से कलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम फॉर्म का एलिमेंट यूज़ करते हैं। और फॉर्म का एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम अपना टैग ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे फॉर्म। इसको क्लोज करेंगे और इस फॉर्म के रैपर एलिमेंट के अंदर जो चिल्ड्रन आएंगे वो हमारे फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। तो दोस्तों, फॉर्म के अंदर जो मेन एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर यूज़र कोई डेटा एंटर करेगा और हम तक पहुँचाएगा। ये जो इनपुट फील्ड्स हैं इनकी मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं जैसे कि टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स होती हैं, फिर नंबर टाइप की इनपुट फील्ड्स होती हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। हम एक एक करके इन तमाम इनपुट टाइप्स को कवर करेंगे। तो पहली जो इनपुट टाइप हम कवर करेंगे वो टेक्स्ट इनपुट टाइप है और इसके लिए हम यहाँ पर अपना टैग ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे इनपुट और फिर इसे एक एट्रीब्यूट देंगे जो कि है टाइप का एट्रीब्यूट।
इस टाइप के एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे टेक्स्ट और इस टैग को क्लोज कर देंगे। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करता जाऊँ कि ये जो टाइप का एट्रीब्यूट है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी टेक्स्ट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी टाइप प्रोवाइड ना करूँ तो ये इनपुट फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टाइप की ही होगी। लेकिन एक बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा अपने इनपुट फील्ड्स के ऊपर टाइप का एट्रीब्यूट दें ताकि इसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो और हमें देखकर ही पता लग सके कि ये फील्ड किस टाइप की है। तो सबसे पहले चलकर अपने ब्राउज़र विंडो में इस पेज को देखते हैं कि क्या हमारा फॉर्म सही से रेंडर हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी इनपुट फील्ड यहाँ पर रेंडर हो चुकी है और अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि इसकी टाइप टेक्स्ट है। इसका मतलब ये है कि एंड यूज़र यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता है। तो दोस्तों इस इनपुट फील्ड का जो पहला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट था वो था टाइप का एट्रीब्यूट और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यहाँ पर हम कवर करेंगे वो है नेम का एट्रीब्यूट। तो दोस्तों आपका जो इनपुट एलिमेंट है इसका बेसिक मकसद यही होता है कि यूज़र इसमें कोई डेटा टाइप करेगा और ये डेटा हम अपने फ्रंट एंड से बैक एंड तक सबमिट करेंगे। तो जब बैक एंड पे ये डेटा रिसीव होता है तो इसके लिए एक आइडेंटिफायर होना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे बैक एंड पे डेवलपर्स को ये पता चल सके कि एक स्पेसिफिक वैल्यू किस इनपुट फील्ड से आई है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारी ये इनपुट फील्ड कस्टमर के फर्स्ट नेम को रिप्रेजेंट कर रही होती तो हम इसे फर्स्ट नेम का नेम दे सकते थे। एक चीज़ जो यहाँ पर आप नोट करेंगे वो ये कि इधर एक मैंने स्पेशल नेमिंग कन्वेंशन यूज़ की है। ये कन्वेंशन यहाँ पर यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो वेरिएबल्स को नेम करने के लिए भी हम यही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं। इसलिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि यहाँ पर इनपुट फील्ड को नेम देने के लिए भी आप यही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें। और ये कन्वेंशन क्या है, इसे हम कैमल केसिंग कहते हैं और इसमें होता यूँ है कि हम स्पेसेस वगैरह यूज़ नहीं करते, बल्कि फ़र्स्ट नेम को इस तरह लिखने की बजाय हम जो आपका पहला वर्ड होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट लोअर केस में लिखते हैं और इन स्पेसेस की जगह पर हम जो नेक्स्ट वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट अपर केस में लिख देते हैं, जिससे इसे रीड करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों थर्ड एट्रीब्यूट जो हम यहाँ कवर करेंगे वो है प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट। तो दोस्तों प्लेस होल्डर क्या होता है, इसके लिए हम एक दफ़ा जल्दी से अपनी ब्राउज़र विंडो में देखते हैं कि इस इनपुट फील्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इस इनपुट फील्ड की एक और कॉपी बना लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं लास्ट नेम। इसकी टाइप भी टेक्स्ट होगी और प्लेस होल्डर फ़िलहाल एम्प्टी है। मैं इस पेज को सेव करता हूँ। अगर हम पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इनपुट फील्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दोनों इनपुट फील्ड्स हमें कुछ नहीं बता रही, या एटलीस्ट ये नहीं बता रही कि यहाँ पर किस किस्म का टेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्लेस होल्डर का काम ये होता है कि यूज़र को हिंट देना कि इस इनपुट फील्ड में किस टाइप का टेक्स्ट आ सकता है। तो हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो की तरफ और अब हम इसे एक प्लेस होल्डर वैल्यू देंगे और देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पर यूज़र को हिंट देने के लिए लिख देता हूँ E.G. जॉन और सेकंड इनपुट फील्ड को मैं प्लेस होल्डर वैल्यू दे देता हूँ E.G. डो। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और इस पेज को अगर हम रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमें एक हिंट मिल रहा है E.G. जॉन या E.G. डो। और जब हम इस इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और कुछ टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो प्लेस होल्डर था वो अब गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये प्लेस होल्डर एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बल्कि सिंपल एक हिंट के लिए बैकग्राउंड टेक्स्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो दोस्तों इनपुट एलिमेंट की मज़ीद टाइप्स देखने से पहले हम एक और एलिमेंट को कवर कर लेते हैं जो कि अक्सर इनपुट एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है और ये एलिमेंट है लेबल का एलिमेंट। तो दोस्तों जैसा कि नाम से पता चलता है इस एलिमेंट का काम किसी भी इनपुट एलिमेंट को एक लेबल देना होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारा ये इनपुट एलिमेंट फर्स्ट नेम एक्सपेक्ट कर रहा है और हमारा प्लेस होल्डर, जैसे कि अभी हमने ये प्लेस होल्डर यूज़ किया है E.G. जॉन का, तो ये जॉन हमारा फर्स्ट नेम भी हो सकता है और लास्ट नेम भी हो सकता है। इस वक्त ये प्लेस होल्डर हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि यहाँ पर कोई नेम आएगा।
अब ये फर्स्ट नेम होगा या लास्ट नेम, ये हम इसे लेबल के ज़रिए बता सकते हैं। तो इस लेबल का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो हमारा टेक्स्ट होगा, और मैं इससे कह सकता हूँ कि ये लेबल है फर्स्ट नेम का लेबल। और इसका मतलब ये समझा जाएगा कि हमारी जो आने वाली इनपुट फील्ड है ये फर्स्ट नेम का डेटा एक्सपेक्ट कर रही है। इसी तरह दोस्तों मैं अपनी सेकंड इनपुट फील्ड को भी एक लेबल दे सकता हूँ और इसकी वैल्यू होगी लास्ट नेम। और अपने ब्राउज़र स्क्रीन की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लेबल को इस इनपुट फील्ड के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों लेबल एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है फॉर का एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट के ज़रिए हम इस लेबल को किसी भी इनपुट फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने इस पहले लेबल एलिमेंट को इस इनपुट फील्ड के साथ, जो कि फर्स्ट नेम की फील्ड है, इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस इनपुट फील्ड को मुझे एक आईडी देना होगी। इस आईडी की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे सिंपल रखने के लिए ये नेम वाली वैल्यू ही यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा जो ये इनपुट एलिमेंट है इसकी आईडी की वैल्यू है फर्स्ट नेम, और जैसे कि मैंने बताया इस इनपुट फील्ड को इस लेबल से कनेक्ट करने के लिए हमें इसके फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू इसकी आईडी के इक्वल रखनी होगी। तो हम यहाँ पर इसे फर्स्ट नेम की वैल्यू दे देते हैं। यही सेम काम हम अपनी सेकंड इनपुट फील्ड के साथ भी कर सकते हैं। इसे हम आईडी देते हैं लास्ट नेम, और इसके लेबल को हम फॉर के एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देते हैं लास्ट नेम। इसके ज़रिए हमारा ये लेबल एलिमेंट इस इनपुट एलिमेंट से कनेक्ट हो गया है, और हमारा ये जो पहला लेबल एलिमेंट है ये अपनी पहली इनपुट फील्ड से कनेक्ट हो चुका है। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी ब्राउज़र विंडो की तरफ। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस इनपुट फील्ड से पहले फर्स्ट नेम का ये लेबल मौजूद है, और इसी तरह हमारे पास इस सेकंड इनपुट फील्ड के साथ लास्ट नेम का ये लेबल मौजूद है। तो दोस्तों ये लेबल इन इनपुट फील्ड से कनेक्टेड है। इसको प्रूव करने के लिए हम अपने लेबल को क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट नेम के लेबल को क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली इस इनपुट फील्ड को फोकस कर लिया है। और इसी तरह जब मैं लास्ट नेम के लेबल को क्लिक करूंगा तो हमारा लास्ट नेम की जो इनपुट फील्ड है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। तो दोस्तों एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है वो ये कि हमारी ये जो इनपुट फील्ड्स हैं ये एक ही लाइन में रेंडर हो रही हैं, और जैसे जैसे हम यहाँ पर मज़ीद इनपुट फील्ड्स डालते जाएंगे हमें विजुअली इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, जिसको समझना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हम CSS में कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये हमें विजुअली इस फॉर्म को देखकर समझने में हेल्प करेगा। अगर मैं इसे सेव करके अपने ब्राउज़र की तरफ चलूँ और हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी फील्ड्स हैं अब ये वर्टिकली रेंडर हो रही हैं, जिसकी वजह से इसे समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो दोस्तों अब हम कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट टाइप, और उसके लिए मैं इन दो फील्ड्स को आसान बनाने के लिए कॉपी कर लेता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पर हमारी जो नेक्स्ट इनपुट फील्ड है ये अगर एज की फील्ड होती, और आप जानते हैं कि एज एक नंबर हो सकता है, तो हम इसे टाइप दे सकते थे नंबर का। इसे सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब एक नई इनपुट फील्ड जो कि एज को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास रेंडर हो गई है। इसमें फ़र्क ये है कि ये अब एक नंबर टाइप की इनपुट फील्ड है। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी टाइप नंबर है, और अगर इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँ, जो कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप नहीं कर पाऊँगा। ये इनपुट फील्ड सिर्फ नंबर्स को एक्सेप्ट करेगी, इसलिए आप यहाँ नंबर लिख सकते हैं। और एक हैंडी चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी वो यहाँ पर ये अप एंड डाउन के बटन्स हैं, जिन्हें आप क्लिक करें तो आप आसानी से इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इनपुट टाइप जो हम कवर करेंगे वो है चेक बॉक्स की फील्ड, और ये इनपुट फील्ड नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में यूज़ होती है जहाँ हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास एक क्वेश्चन होता जिसे मैं हेडिंग में लिखता हूँ कि व्हाट टेक्नोलॉजीज आर यू इंटरेस्टेड इन, और इसका आंसर मुझे यूज़र से लेना होता, तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स की इनपुट फील्ड यूज़ कर सकता था। तो मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास पहला ऑप्शन होता HTML, और उसके लिए हमारे पास एक इनपुट फील्ड हो सकती थी
इसकी टाइप होगी चेकबॉक्स, इसका नेम होगा HTML और यहाँ पर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होगा जिसे हम इसे एक वैल्यू दे सकेंगे, क्योंकि जब आप चेकबॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, इसलिए ये वैल्यू यूज़र खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकता, बल्कि हमें इसे एक हार्ड कोडेड वैल्यू देनी होगी, जो कि जब यूज़र इसे सेलेक्ट करेगा तो ये वैल्यू हम बैकएंड पर रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसे मैं वैल्यू दे देता हूँ HTML की और एक ID दे देता हूँ HTML की। और ऐसा करते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ और इस लेबल को इनपुट फील्ड के बाद ले जाता हूँ। इसी तरह अगर हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जिसे मैं CSS कह देता हूँ, फाइनली इन इनपुट फील्ड्स को जो कि चेक बॉक्सेस हैं, इन्हें अपने लेबल से कनेक्ट करने के लिए हम इसे फॉर का एट्रीब्यूट दे सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा था, हम इस इनपुट फील्ड की ID इस फॉर के एट्रीब्यूट में पास करेंगे। इस पेज को हम सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो में। हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपनी पहली हेडिंग नज़र आ रही है, उसके बाद ये लेबल है और उसके आगे एक चेक बॉक्स है। तो अगर हम इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो इजीली इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि ये लेबल अब इस इनपुट फील्ड से कनेक्टेड है, अगर हम इस लेबल को क्लिक करें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेक बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट या डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट टाइप हम कवर करेंगे वो है रेडियो बटन की इनपुट टाइप। तो नॉर्मली रेडियो बटन का इनपुट टाइप उस किस्म के मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में यूज़ होता है जिसमें हम सिर्फ एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एलिमेंट्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करता हूँ और इस क्वेश्चन को रीफ्रेश कर देता हूँ कि व्हाट इज़ योर जेंडर। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी, मेल और फीमेल। तो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया है और इन ऑप्शंस को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है। तो अब जो हमारी इनपुट की टाइप है वो चेक बॉक्स की जगह रेडियो की टाइप होगी। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स के दरमियान है वो इसके नेम का है। जैसे कि मैंने बताया कि चेक बॉक्सेस के केस में हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हर ऑप्शन जो हम सिलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट हमें उसका नेम डिफरेंट चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि इस नेम के अगेंस्ट क्या वैल्यू आई थी और दूसरे नेम की इनपुट फील्ड के अगेंस्ट क्या वैल्यू हमें रिसीव हुई है। रेडियो बटन के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अगेंस्ट हमें एक ही ऑप्शन सिलेक्टेड चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक क्वेश्चन के अगेंस्ट जो सारी ऑप्शंस हैं हमें उनका एक ही नेम चाहिए जो कि इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि इस ऑप्शन को। तो हम इसका नेम चेंज करके जेंडर कर देते हैं और दूसरी ऑप्शन का नेम भी जेंडर ही रहेगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो जब हमारा यूज़र किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो उस ऑप्शन की वैल्यू इस नेम को असाइन हो जाएगी। और अगर मैं इस ऑप्शन को चेंज करूं, जैसे कि मैंने पहले अगर मेल को सिलेक्ट किया था तो मेरा जेंडर की वैल्यू मेल हो गई थी, और अगर अब मैं दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं जो कि फ़ीमेल है तो मेरे जो जेंडर का नेम है उसकी वैल्यू फ़ीमेल हो जाएगी। इस तरह हमारे पास एक वक्त में एक ही जेंडर सिलेक्टेबल होगा। इस पेज को हम यहाँ सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। और इसमें चेक बॉक्सेस में और रेडियो बटन्स में जो डिफरेंस है वो ये कि इस वक्त मैं अगर चाहूँ तो चेक बॉक्सेस के दोनों एलिमेंट्स को एक ही वक्त में सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जो मेरे पास डेटा फॉर्म से रिसीव होगा उसमें मेरे पास HTML भी सिलेक्टेड होगा और CSS भी सिलेक्टेड होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने इन दोनों इनपुट फील्ड्स को एक ही नेम दे रखा है जो कि जेंडर का नेम है, अगर मैं पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो इस वक्त मेरे पास जो जेंडर की वैल्यू है वो मेल है, और अगर मैं दूसरी इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास इस वक्त जेंडर की जो वैल्यू है वो फीमेल हो गई है। इस तरह हम एक वक्त में एक ही जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये लेबल्स भी अब इन इनपुट फील्ड से कनेक्टेड हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को इस लेबल के क्लिक के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
तो दोस्तों नेक्स्ट इनपुट टाइप जो हम कवर करेंगे वो इनपुट टाइप डेट है, और ये वहाँ यूज़फुल होती है जहाँ यूज़र से आपको एक डेट की वैल्यू चाहिए हो। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एक यूज़र से उसकी इंटरव्यू अवेलेबिलिटी की डेट पूछना चाहते हैं तो हम यहाँ एक लेबल क्रिएट करेंगे और एक इनपुट फील्ड जो कि इसकी टाइप डेट होगी, ये हम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एट्रीब्यूट्स जिस तरह हमने पहले देखे थे उसी तरह हम इसे एक आईडी दे सकते हैं, एक नेम दे सकते हैं जिसकी वैल्यू मैं आईडी वाली ही यूज़ कर लेता हूँ, और इसको लेबल दे देते हैं फॉर का, जिसके ज़रिए हम इन दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। हम इसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक लेबल नज़र आ रहा है जो कि इंटरव्यू अवेलेबिलिटी डेट का है, और एक इनपुट फील्ड है जिसके आगे आपको एक कैलेंडर का आइकॉन नज़र आ रहा है। अगर आप इसे क्लिक करें तो आप यहाँ पर मैनुअली कोई डेट डाल सकते हैं, जैसे कि 2 अगस्त 2023। दूसरा तरीका ये है कि हम इस आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं और हमें ये एक कैलेंडर प्रेजेंट कर देगा जिसमें से हम एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनपुट टाइप हमारी डेट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह हमारे पास एक टाइम सिलेक्शन की इनपुट टाइप भी अवेलेबल है जिसे हम चलकर देखते हैं अपने एडिटर में। इसी तरह अगर मैंने अपने इंटरव्यू की डेट के साथ उसका टाइम भी रिसीव करना हो तो मैं इसे रीनेम कर सकता हूँ इंटरव्यू टाइम से, और ये जो मेरी टाइप है ये इनपुट टाइप टाइम हो जाएगी। मैं इसे सेव करता हूँ, वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये इंटरव्यू अवेलेबिलिटी टाइम की एक इनपुट फील्ड नज़र आ रही है जिसे हम सेलेक्ट कर या तो यहाँ पर मैनुअली टाइम एंटर कर सकते हैं या इस क्लॉक के आइकॉन को क्लिक करके यहाँ से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी इनपुट टाइप है वो फाइल की इनपुट टाइप है, और इसे हम कोई भी फाइल यूज़र से रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक यूज़र से उसकी प्रोफाइल पिक्चर सबमिट करवानी हो तो हम यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करते हैं प्रोफाइल पिक्चर का और एक इनपुट टाइप जो कि मैं इसी को फ़िलहाल कॉपी करता हूँ, और इसका आईडी होगा प्रोफाइल पिक्चर, इसका नेम होगा प्रोफाइल पिक्चर। हम इसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। इस पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर का ये लेबल यहाँ मौजूद है और हमें एक नई इनपुट फील्ड चूज़ फाइल की यहाँ पर नज़र आ रही है। इस इनपुट फील्ड को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे अपने एक्सप्लोरर में ले जाएगा और वहाँ से मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ, और इसे अगर मैंने चेंज करना हो तो मैं इसे दोबारा क्लिक करके फाइल को चेंज भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट इनपुट फील्ड जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है सेलेक्ट इनपुट। इसका टैग इनपुट एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ लेबल है सेलेक्ट कंट्री। तो जो हमारा सेलेक्ट का इनपुट एलिमेंट है उसके लिए हम सेलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं। मैं इसे क्लोज़ करूँगा और इस सेलेक्ट के टैग के अंदर हमारी कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहली ऑप्शन पाकिस्तान है, दूसरी ऑप्शन इंडिया है और तीसरी ऑप्शन बांग्लादेश है। तो इस सेलेक्ट के इनपुट को हम जैसे कि नॉर्मली किसी इनपुट फील्ड को नेम देते हैं, इससे भी हम एक नेम दे सकते हैं और इसका नेम है कंट्री। इस ऑप्शन एलिमेंट को एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो हम असाइन करेंगे वो है वैल्यू का एट्रीब्यूट। और दोस्तों जो वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे वो हमारे फॉर्म के साथ इस नेम के अगेंस्ट सबमिट होगी। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेलेक्ट इनपुट है जिसमें से यूज़र एक कंट्री को सिलेक्ट करेगा, तो कंट्री के नेम के अगेंस्ट हमारे पास वो सिलेक्टेड वैल्यू फॉर्म के साथ सबमिट होगी। इस वैल्यू को फ़िलहाल मैं जो यहाँ पर इसकी टेक्स्ट वैल्यू है उसके इक्वल रख देता हूँ।
और इस वैल्यू को हम बांग्लादेश कह देते हैं। मैं इस पेज को सेव करूंगा और हम चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ कि ये सिलेक्ट एलिमेंट कैसा नज़र आता है। हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेलेक्ट कंट्री का ये लेबल यहाँ पर विजिबल है और हमें यहाँ पर एक सेलेक्ट इनपुट टाइप नज़र आ रही है। अगर मैं इस इनपुट फील्ड को क्लिक करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन हमें नज़र आ रहा है जिसमें से यूज़र कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है जो कि इस सेलेक्ट इनपुट फील्ड के जो नेम की है उसके अगेंस्ट फॉर्म के साथ सबमिट होगी। तो दोस्तों, फॉर्म से रिलेटेड जो लास्ट एलिमेंट हम आज यहाँ कवर करेंगे वो है बटन का एलिमेंट। इसके अलावा इनपुट के और फॉर्म से रिलेटेड बहुत से और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए इतने इनपुट एलिमेंट्स इनफ हैं और यही वो एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। तो बटन का एलिमेंट लिखने के लिए हम एक टैग ओपन करेंगे और यहाँ पर बटन लिखेंगे, इस टैग को क्लोज करेंगे और इसका चाइल्ड एलिमेंट वो टेक्स्ट होगा जो बटन के ऊपर हमें नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये बटन हमारे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए होता तो हम यहाँ पर सबमिट का टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं इस पेज को सेव करूँगा, हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस पेज के एंड पर या इस फॉर्म के एंड पर हमें एक सबमिट का ये बटन नज़र आ रहा है। ये बटन क्लिकेबल है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे काम करता है कि जब भी एक बटन एक फॉर्म के अंदर होता है तो उसका काम इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस सबमिट के बटन ने इस फॉर्म के डेटा को एक गेट रिक्वेस्ट के ज़रिए सबमिट किया है। ये गेट रिक्वेस्ट क्या होती है ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के स्कोप से बाहर है, लेकिन फ़िलहाल इतना समझना ज़रूरी है कि ये बटन का एलिमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसका बेसिक काम क्या होता है। तो दोस्तों, फॉर्म के एलिमेंट्स को रैप अप करने से पहले हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें से ज़्यादातर एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं, जैसे कि आईडी है, नेम है, टाइप है। इसके अलावा कुछ और कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा एक डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट है जो कि आप अगर चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर मैं इस पेज को सेव करूँ और हम वापस चलकर अपने ब्राउज़र की तरफ देखें तो आप देख सकेंगे कि ये जो हमारी पहली इनपुट फील्ड है जिस पर मैंने डिसेबल्ड का ये एट्रीब्यूट डाला था, जो कि आप राइट साइड पर भी देख सकते हैं, ये अब डिसेबल हो चुकी है। तो ये डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट आप क्यों यूज़ करते हैं? इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं, जिनमें से कॉमन यूज़ केस ये है कि जब आप अपने पेज को डायनामिक बनाते हैं और आप चाहते हो कि इनमें से कुछ फील्ड्स ऐसी हों जिन्हें कि यूज़र सिर्फ एक बार ही सेव कर सके और फिर फर्दर अपडेट ना कर सके, तो आप उसके लिए डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। डिसेबल्ड की तरह हमारे पास एक रीड ओनली का एट्रीब्यूट होता है, आप इसे भी डिसेबल्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पेज को सेव करता हूँ। अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ, अब अगर इस सेकंड फील्ड को, जो कि हमारी रीड ओनली फील्ड है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करके कुछ टाइप करना चाहूँ तो मैं इसमें कुछ टाइप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका मकसद एक रीड ओनली फील्ड होना है। इसके भी यूज़ केसेस डिसेबल्ड की तरह है। इसमें डिफरेंस ये है कि डिसेबल्ड फील्ड को हम सेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू का एट्रीब्यूट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी रेडियो और चेक बॉक्स टाइप की जो इनपुट फील्ड्स थी उन पे यूज़ कर रखा है, और ये वैल्यू हमारी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू के तौर पे काम कर रही है। इसी तरह हम एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड या नंबर इनपुट फील्ड को भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस रीड ओनली फील्ड को अगर एक वैल्यू देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ कि ये कैसे काम करती है। अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी लास्ट नेम की जो वैल्यू, जो कि मैंने इस वैल्यू फील्ड को असाइन की थी, ये यहाँ पर ऑलरेडी प्री फिल्ड है। मैं इसको रीड ओनली होने की वजह से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ और कॉपी भी कर सकता हूँ। जो काम मैं नहीं कर सकता वो मैं इसमें कुछ राइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक रीड ओनली फील्ड है। तो दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो हम कवर करेंगे वो है चेक्ड का एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स और इनपुट टाइप रेडियो के ऊपर अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, इस एट्रीब्यूट का मकसद होता है हमारे रेडियो टाइप की इनपुट फील्ड को या चेक बॉक्स टाइप की इनपुट फील्ड को प्री चेक कर लेना, यानी कि पहले से सिलेक्ट कर लेना। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं इस इनपुट टाइप को
चेक का ये एट्रीब्यूट दे दूं और इस इनपुट टाइप रेडियो को जिसकी वैल्यू फीमेल है चेक का एट्रीब्यूट दे दूं, इस पेज को सेव करूं और हम वापस चलकर अपने ब्राउज़र की तरफ देखें तो आप देख पाएंगे कि मेरे पेज रीलोड करने पर HTML का ये जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसी तरह फीमेल का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और ये इस वजह से हुआ है कि हमने इनको चेक का एट्रीब्यूट पास किया था। ऐसा नहीं है कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, हम इसे वापस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेक का एट्रीब्यूट एक तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का काम करता है। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और कुछ और एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम एट्रीब्यूट कवर करेंगे वो स्पेसिफिकली नंबर टाइप की इनपुट फील्ड के लिए है और वो है मिन और मैक्स के एट्रीब्यूट्स। तो जैसे कि आप नाम से बता सकते हैं, इन एट्रीब्यूट्स का मकसद है आपकी जो नंबर टाइप की इनपुट फील्ड्स हैं उनको एक ख़ास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान बाउंड करना। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं मिनिमम वैल्यू इसे 10 की दे दूं और मैक्सिमम वैल्यू 100 की दे दूं और हम इसे सेव करें और मिसाल के तौर पर मैं इस एज को सिलेक्ट करके यहाँ पर 2 की वैल्यू डालता हूँ और इस फॉर्म को अपने सबमिट बटन के ज़रिए क्लिक करके सबमिट करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन एरर नज़र आ रहा है जो बता रहा है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10। इसी तरह अगर मैं इस वैल्यू को 100 से ऊपर ले जाऊँ यानी कि 110 कर दूँ और इसे सबमिट करने की कोशिश करूँ तो हमें फिर से एक वैलिडेशन एरर नज़र आ रहा है। और इन वैलिडेशन एरर्स की वजह ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। इसी तरह जो लास्ट एट्रीब्यूट हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। तो दोस्तों रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट का काम है कि आपकी किसी भी फॉर्म की इनपुट फील्ड को वैलिडेट करना कि उसमें सबमिट करने से पहले कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी इस फर्स्ट नेम की फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ और इसे वैलिडेट करने के लिए मुझे इस डिसेबल्ड के एट्रीब्यूट को रिमूव करना होगा। तो इसे मैं फ़िलहाल रिमूव करके सेव करता हूँ और हम वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। हम अगर पेज को रिफ़्रेश करें और फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट नेम में कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब अगर मैं इस पेज को सबमिट करने की कोशिश करूँ तो आपको एक वैलिडेशन एरर यहाँ नज़र आ रहा होगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, और ये इसी वजह से है कि हमारे इस फील्ड पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट मौजूद है। दोस्तों एक लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा वो ये कि अगर आप देखें तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, मिसाल के तौर पे ये डिसेबल्ड या रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है, हम इन्हें बाकी एट्रीब्यूट की तरह इक्वल टू का साइन देकर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। इनमें हमारे पास डिसेबल्ड का ये एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड, रीड ओनली, चेक्ड और इस तरह के और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको वैल्यू देना ज़रूरी नहीं होती। और इसकी वजह ये है कि ये इस किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे कि ये इनपुट फील्ड या तो रिक्वायर्ड है या फिर नहीं रिक्वायर्ड। तो इस केस में अगर ये फील्ड हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम सिंपली इसे रिमूव कर सकते हैं और अगर यहाँ पर ये फील्ड रिक्वायर्ड है तो हम इसे वापस पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसे कोई वैल्यू असाइन करना ज़रूरी नहीं है और यही केस हमारा रीड ओनली, डिसेबल्ड या चेक्ड के एट्रीब्यूट के साथ भी है। जैसे कि एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स जो है या तो वो चेक्ड होगी या नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर कोई ख़ास वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे HTML फॉर्म और उससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अलावा भी HTML में काफ़ी सारे इनपुट एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये सबसे कॉमनली यूज्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमारा मकसद HTML के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर करना ही है। तो इसे हम यहीं पर रोकेंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट HTML एलिमेंट की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट HTML एलिमेंट है वो है लिंक या एंकर का एलिमेंट। इसको करने के लिए हम इस पेज में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक हेडिंग दे देता हूँ जो कि होगी एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्म की हेडिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पेज है इसमें हमने फॉर्म से रिलेटेड वेरियस एलिमेंट्स कवर किए हैं। इसी तरह दोस्तों ये जो मैंने पहले एक पेज 004-1 क्रिएट किया था इसको भी मैं एक पेज लेवल की हेडिंग दे देता हूँ और ये हेडिंग होगी लिस्ट्स। इस पेज को भी मैं सेव कर लेता हूँ और एक दफ़ा चल के हम इन दोनों पेजेस को अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पेज को रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास इस वक्त दो
मेन पेजेस हैं जो आज हमने क्रिएट किए थे। एक ये फॉर्म से रिलेटेड पेज है और एक ये लिस्ट से रिलेटेड पेज है। तो दोस्तों HTML एंकर एलिमेंट का मकसद होता है इन पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपकी एक जो HTML की वेबसाइट होती है उसमें मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं और हमारे पास इन पेजेस को आपस में लिंक करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो इस लिंकिंग के प्रोसेस के लिए हम HTML का एंकर एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने 004-1.html पेज पर मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा लिंक हो जिसे क्लिक करने पर हमारा यूज़र हमारे 004-2 पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम अपना एंकर का टैग यूज़ करेंगे। तो एंकर का टैग ओपन करने के लिए मैं अपना टैग ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा A और इसका एक क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा। इस एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस एंकर के टैग को फंक्शनल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक एट्रीब्यूट जो कि है href का एट्रीब्यूट, और इसको हम एक वैल्यू देते हैं। ये href के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ये हमारे दूसरे पेज का लिंक है और ये लिंक हम उसी तरह क्रिएट करेंगे जैसे कि हमने अपने इमेज के सोर्स को क्रिएट किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर HTML टैग्स की जो पहली वीडियो थी वो देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि हम HTML के इमेज टैग को उसके सोर्स के साथ कैसे लिंक करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों पेजेस एक ही लेवल पर, एक ही फोल्डर पर मौजूद हैं। तो इस पेज से इस पेज तक जाने के लिए हमें सिर्फ इसका नाम ही देना यहाँ पर ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 004-2.html। इस पेज को अगर मैं सेव करूं और हम वापस चलें अपने ब्राउज़र की तरफ, तो मैं अपने पहले पेज को रिफ़्रेश करता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आपकी हेडिंग्स की कैप्शन मौजूद है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एंकर का टैग है। तो दोस्तों अगर मैं इस पेज को क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसी ब्राउज़र टैब में रहते हुए हम अपने दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो गए हैं और अब हमारे सामने हमारा लिस्ट्स का पेज नहीं बल्कि फॉर्म का पेज खुल चुका है। तो दोस्तों वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो की तरफ और देखते हैं कि हम इस पेज को अपने लिस्ट्स के पेज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ नोट की है, यहाँ पर हमारी एक टाइपो है, ये हेडिंग्स नहीं बल्कि फॉर्म्स का पेज है और इस एलिमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलते हैं अपने 004-2.html की तरफ और पेज के टॉप पर मैं एक वैसा ही लिंक क्रिएट करूँगा जिसका नाम लिस्ट्स रख देते हैं। और बाय द वे यहाँ कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, हम इसे फ़िलहाल लिस्ट्स कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा दूसरा पेज है उसकी हेडिंग लिस्ट्स है। और इस लिंक को मैं चेंज करके 004-1.html कर देता हूँ। इस पेज को हम सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। तो दोस्तों पेज को रिफ़्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अपना लिस्ट्स का लिंक नज़र आ रहा है। जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम अपने दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो गए हैं और इसी तरह इस पेज से अगर हम फॉर्म्स को क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने फॉर्म्स के पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो गए हैं। इसी तरह हमारे ये दोनों पेजेस एंकर टैग के ज़रिए एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं एंकर टैग के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि इस एंकर टैग का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट href का एट्रीब्यूट होता है जो कि हमें एक्चुअल लिंक देता है कि हमें इस एंकर के क्लिक करने के बाद किस पेज की तरफ जाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है आपका टारगेट का एट्रीब्यूट। इस टारगेट के एट्रीब्यूट्स में अगर आप देखें तो VS कोड हमारी थोड़ी हेल्प कर रहा है और इसमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो वैल्यूज़ हैं वो _blank और _self की हैं। _self इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि अगर हम यहाँ पर लिखें या फिर इसको रिमूव कर दें तो ये एक ही बात है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो _self पे ही सेट हुआ होता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो _blank की वैल्यू है और इस वैल्यू का मकसद होता है आपके जो क्लिक करने पर लिंक है उसको एक नए टैब या नए विंडो में ओपन करना। तो अगर मैं रिपीट करूं तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेल्फ होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे सेम ब्राउज़र की टैब या विंडो में ये लिंक ओपन हो जाएगा और अगर मैं इसे ब्लैंक कर दूं तो एक नए टैब या नई विंडो में ये लिंक ओपन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने ब्राउज़र विंडो में हैं और अगर मैं अपने इस एंकर के टैग को सिलेक्ट करूं तो इसका टारगेट
blank है। इस बार अगर हम इस लिस्ट के लिंक को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो लिंक था ये एक नई ब्राउज़र टैब में खुल गया है। अगर हम इस पेज के इस लिंक को इंस्पेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि इस पे टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है और इसका डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने बताया था अंडरस्कोर सेल्फ पे सेट है। तो अगर इस लिंक को मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म्स का लिंक है ये इसी टैब में रेंडर हो जाएगा। जबकि अगेन हम जब लिस्ट्स के पेज पर आ चुके हैं और इस लिंक को हम क्लिक करें तो ये हमें एक नए टैब में हमारे लिस्ट्स के पेज को खोल देगा। तो दोस्तों एंकर टैग से रिलेटेड एक लास्ट चीज़ जो कि हम यहाँ पर कवर करेंगे वो ये कि इस एंकर टैग का जो href है ये इमेज के सोर्स की तरह हमारा कोई एक्सटर्नल लिंक भी हो सकता है, यानी कि इस पेज का हमारे अपनी वेबसाइट में मौजूद होना ज़रूरी नहीं बल्कि ये लिंक कोई एक्सटर्नल वेब लिंक भी हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पर गूगल की वेबसाइट का लिंक देना चाहें तो हम एक नया एंकर क्रिएट करते हैं और हम इसे ओपन गूगल का टेक्स्ट असाइन कर देते हैं। इसका टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ही होगा क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी आप कोई एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपका यूज़र उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट छोड़कर ना चला जाए बल्कि आपकी वेबसाइट भी खुली रहे और एक्सटर्नल लिंक भी एक नए टैब में उसके लिए ओपन हो जाए। तो हम यहाँ पर अपना गूगल का वेब लिंक देंगे जो कि है https:// और www.google.com। मैं इस पेज को सेव करता हूँ और हम चलते हैं वापस अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। हम फॉर्म्स के पेज में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ओपन गूगल का ये लिंक अब अवेलेबल है। इस लिंक को अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये लिंक हमारे ब्राउज़र में एक नए टैब में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे HTML के कुछ और इम्पॉर्टेंट टैग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट HTML टैग्स को देखेंगे और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इम्पॉर्टेंट HTML एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।